हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का राजा रेड पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल में। हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स सेकेंड फिजिक्स जो एनसीईआरटी का ऑप्टिक्स जो पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर किरण प्रकाश एवं प्रकाश की यंत्र। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बता चुके कि आपको हम जो है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश क्या होता है। इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले दर्पण का प्रकार और साथ में उसका जो है विशेषताएँ। तो आज से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ने वाले हैं? दर्पण। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण एक तरह का जो सतह, एक तरह क्या है? सतह। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में बताया आपको कि प्रकाश से किरण एक सतह पे आया, आपतित हुआ, तो आपतित होने के बाद ये तीन घटना दर्शाएगा। या यहाँ से परावर्तित हो जाएगा, या यहाँ से अपवर्तित हो जाएगा, या इस पर अधिशोषित हो जाएगा। इससे पहले वीडियो को बता चुके हैं। तो प्रकाश की किरण जो परावर्तित हो रहा है, क्या हो रहा है? परावर्तित। तो परावर्तित जो है जिस भी सतह से होगा, तो वैसे जो है सतह को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण मतलब कहने का अर्थ हो गया एक तरह का जो है चमकीला सतह। कैसा सतह? चमकीला सतह, जिससे जो है प्रकाश की किरण जो है परावर्तित हो जाता है, अपवर्तित नहीं होता है, अवशोषित नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। तो इस वाले चमकीले सतह को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होता है यह दो तरह का होता है। दर्पण कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। फर्स्ट होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण मतलब जैसे पढ़े दर्पण मतलब चमकीला सतह, जिससे जो है प्रकाश से किरण जो है क्या होता है? परावर्तित होता है। वैसे ही जो है समतल दर्पण। समतल दर्पण है मतलब कहने का अर्थ है कि प्रकाश से किरण जो होगा परावर्तित तो होगा यहाँ से, लेकिन जो परावर्तक जो सतह है, यहाँ से प्रकाश की किरण परावर्तित होता है, उसको कहते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कहते हैं। तो जहाँ से प्रकाश की किरण जो आपतित होता है और साथ में जो है परावर्तित होता है, तो जिस भी सतह पर आपतित होता है वह सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। अगर परावर्तक सतह जो है समतल होगा, परावर्तक सतह कैसा होगा? समतल होगा, तो ऐसे जो है दर्पण को हम लोग कहेंगे कौन सा दर्पण? समतल दर्पण कहेंगे। याद रखिएगा, जिसका परावर्तक सतह समतल होगा उस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण का गुण। फर्स्ट नंबर, समतल दर्पण का जो सबसे फर्स्ट गुण है, यह याद रखेंगे आप, यह हमेशा जो है प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनाएगा। काल्पनिक एवं कैसा बनाएगा? सीधा। पहला गुण। दूसरा नंबर, इसका आवर्धन क्षमता होगा। आवर्धन क्या होता है इसको आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। आवर्धन क्षमता का मान हमेशा +1 होगा। कितना होगा? +1। इससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसको आगे जाकर पढ़ेंगे लोग। 3 नंबर जो इम्पोर्टेंट है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे यह समतल दर्पण है, तो यहाँ पे कोई जो है व्यक्ति यहाँ से इसके ओर जो है दौड़ना प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? दौड़ना। तो यहाँ से इधर की ओर दौड़ना प्रारंभ किया यह v वेग से। कितना वेग से? v वेग से। तो जैसे ही जो है v वेग से जो है कोई व्यक्ति जो है समतल दर्पण की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है, तो यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो वह भी प्रतिबिंब तो इधर की ओर आएगा, इसके इधर की ओर आएगा। तो अगर वस्तु जो है, कोई वस्तु है और ये भी वेग से समतल दर्पण की ओर जो दौड़ना प्रारंभ किया, तो इसका प्रतिबिंब जो है इस दर्पण की ओर जो है कितना वेग से जो है प्रतिबिंब की ओर दौड़ना स्टार्ट कर देगा? 2v जो है वेग से जो है दौड़ता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। v वेग से आता है, कितना वेग से आता है? 2v वेग से आता है। ये तीसरा नंबर इसका गुण होगी कि यदि वस्तु v वेग से गति करता है तो प्रतिबिंब 2v वेग से
गति करता है। कितना वेग से? 2v वेग से। हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर प्रॉपर्टीज इसका। आप देख पा रहे हैं, बहुत इजी। नेक्स्ट नंबर जो है देखने का प्रयास करेंगे अब। 4 नंबर होता है पार्श्विक विस्थापन। क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन मतलब कहने का अर्थ हो गया जैसे आप किसी समतल दर्पण के सामने जाइएगा, किसी भी आपका आईना जो घर में होता है समतल दर्पण ही होता, तब ऐसे कीजिएगा दाहिना हाथ, तो आपका जो वहाँ पे दर्पण में जो ऐसे बायां हाथ उठता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। तो ये जो दायां हाथ उठा रहे हैं, बायां हाथ जो उठ रहा है, जो उल्टा घटना हो रहा है, तो इस वाले घटना को ये हम लोग कहते हैं क्या चीज़? पार्श्विक विस्थापन। जैसे आप जो है दर्पण में देखिए किसी वस्तु को हमेशा उल्टा दिखाई देगा, 5 भी दिखेगा तो 5 दूसरे डिजाइन का दिखाई देगा उसके अंदर, तो वही जो है घटना कहलाता है पार्श्विक क्या चीज़? विस्थापन, जो उल्टा दिखाई देता है अपोजिट में, तो उस घटना क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। तो इसमें पार्श्विक विस्थापन होता है। हम लोग जो है नेक्स्ट नंबर इसे कौन पढ़ेंगे? 5 नंबर। 5 नंबर होगा क्या? इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। अब 5 नंबर हमारे पास 2 समतल दर्पण है। कितना दर्पण है? 2 समतल दर्पण। 2 समतल दर्पण में जो है अगर 2 समतल दृष्टि से मान लेते हैं, आप मान लेते हैं कि ये 2 समतल दर्पण है, यह एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित है। कितना कोण पर स्थित है? थीटा कोण पर। तो थीटा कोण पर स्थित है और इसके बीच कोई वस्तु रखा जाएगा थीटा कोण के साथ, तो वह जो है कितना प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, तो जो है उस पर हम विचार करेंगे। 2 समतल दर्पण का विचार कर रहे हैं हम लोग। एक बार स्टार्ट करेंगे थोड़ा स्टूडेंट्स, इसको डस्ट कर रहे हैं। दो समतल दर्पण, फर्स्ट सेकेंड, 2 समतल दर्पण है, एक दूसरे से कुछ स्थित है। इसके बीच कोई वस्तु रखा जाए। क्या रखा जाए? वस्तु। अगर यह थीटा कोण पर स्थित होगा, कितना कोण पर स्थित होगा? थीटा कोण। तो थीटा कोण पर स्थित होगा तो इसके बीच जो वस्तु रखेंगे वो प्रतिबिंब कितना होगा, वह कैसे कैसे होगा, उसको देखने के लिए आपको जो है सबसे पहले जो है कंडीशन निकालना होगा 5 नंबर का, जो है कि 5 नंबर का कंडीशन। और सबसे फर्स्ट आपको निकालना होगा इसमें 360/थीटा का वैल्यू। किसका वैल्यू? 360/थीटा का। तो फर्स्ट नंबर अगर 360/थीटा जो है इसको अगर हम n मान लेते हैं और n का वैल्यू सम संख्या आता है। कौन संख्या आता है? सम संख्या। तो सम संख्या आता है और इसके बीच जो है प्रतिबिंब रखते हैं, इसके समद्विभाजक, इस वाले जो बिंदु होते हैं इसको कहते हैं समद्विभाजक। क्या कहते हैं? समद्विभाजक। तो इसके समद्विभाजक के अलावा कहीं भी रखते हैं, अगर 360/थीटा का वैल्यू जो है n मतलब एक सम संख्या आता है, तो प्रतिबिंब जो होगा, अगर यह दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित होगा तब, और उस 360/थीटा का वैल्यू और वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा वो देखें। तो अगर n का वैल्यू सम संख्या आएगा, सॉरी चलिए देखते हैं। तो 360/थीटा का वैल्यू n आ गया, मतलब सम संख्या आ गया, तो जो है प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा इसको देखने का प्रयास करेंगे अब। अगर सम संख्या होगा तो प्रतिबिंब की संख्या n-1 होगा। कितना होगा? n-1। अगर 360/थीटा का वैल्यू कितना होगा? n। इसको एग्जाम्पल में क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग जैसे प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट सेकेंड नंबर इसका कंडीशन, अगर इसमें जो है क्या होगा, 360/थीटा का वैल्यू जो n होगा वह विषम संख्या होगा। कैसा होगा? विषम संख्या। तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगा आपका वह n होगा। कितना होगा? n। अब विषम संख्या के लिए 2 कंडीशन बनता है। विषम संख्या कितने कंडीशन बनता है? 2 कंडीशन। 2 कंडीशन क्या बनता है उसको देखिएगा एक बार, कि 360/थीटा का वैल्यू n होगा और विषम संख्या होगा तब अगर वस्तु जो है इस समद्विभाजक पर नहीं होगा, इस समद्विभाजक के जो अलावा किसी दूसरे स्थान पर स्थित होगा तब जो है जाकर प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? n होगा। लेकिन 3 नंबर इसका कंडीशन देखते हैं, जब 360/थीटा का वैल्यू
n होगा और यह विषम संख्या ही होगा, लेकिन वस्तु जो है रखा हुआ कहाँ, समद्विभाजक पर। कहाँ रखा होगा, समद्विभाजक पर। समद्विभाजक पर रखा होगा मतलब यहाँ वस्तु रखा होगा, तब जो है प्रतिबिंब की संख्या जो होगा आपका n माइनस कितना होगा, n होगा। नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, n माइनस n हो 1 होगा। अब इसको जो है एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि दो जो है दर्पण, दो समतल दर्पण एक दूसरे से जो है 40 डिग्री के कोण पर स्थित है। कितना डिग्री कोण पर स्थित है, 40 डिग्री कोण पर स्थित है। तो 40 डिग्री के कोण पर स्थित होगा तो इसके बीच जब कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगा वह देखें आप लोग। तो सबसे पहले निकालेंगे हम जो है 360 बटे कितना 40, 360 थीटा निकालेंगे हम लोग। तो ये काटे तो कितना मरतबे कट गया, 9 मरतबे। तो 9 मरतबे कट गया तो 9 एक तरह कौन संख्या, एक बात और कंडीशन दिया है 9 देख रहे हैं विषम संख्या को। विषम संख्या के लिए 2 कंडीशन होता है, जब समद्विभाजक पर होगा तब, और एक समद्विभाजक के अलावा कहीं दूसरे जगह होगा तब। जब समद्विभाजक पर होगा तब के लिए जो है अगर निकालेंगे विषम संख्या के लिए, जब दोनों वस्तु जो समद्विभाजक में यहाँ विस्तृत होगा तब प्रतिबिंब की संख्या होगा हमारा 9 माइनस 1 मतलब कितना 8। जब समद्विभाजक पर नहीं होगा तो हमारा प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा 9। इस टाइप से आप जो है किसी भी जो है प्रतिबिंब की संख्या निकाल सकते हैं जब दो समतल दर्पण दूसरे थीटा कोण पर स्थित होगा तब। इस कुछ और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके पास जो है दो समतल दर्पण एक दूसरे से जो है लेट कर लेते हैं 90 डिग्री के जो है एंगल पर स्थित है। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री के एंगल पर स्थित है तो वह कितना होगा प्रतिबिंब की संख्या जो उसके बीच में कोई रखा जाएगा वस्तु को। तो निकालेंगे सबसे फर्स्ट हम 360 बाई थीटा का वैल्यू। तो 360 बाई थीटा मतलब 360 बाई 90 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना टाइम्स गेन होगा, ये 4 टाइम्स। तो 4 एक तरह के सम संख्या, 4 सम संख्या। तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-1। तो n-1 मीन्स जो है 4 माइनस 1 जो होगा आपका 3, यह नंबर ऑफ इमेज होगा, प्रतिबिंब की संख्या। तो इस तरह से आप जो है दो समतल दर्पण जो थीटा कोण पर स्थित होगा तो उसके बीच का प्रतिबिंब संख्या कितना होगा तो वो निकाल सकते हैं। एक कंडीशन और हो सकता है स्टूडेंट्स आपको जो है फॉर्मूला हो क्या कि कोई फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि कोई कटने वाला है ही नहीं और बटा वाला टर्म आ जाए आपको। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास आ जाता है 14, मतलब जैसे मान लेते हैं आप कितना, मान लेते हैं कि आप कितना जो फ्रैक्शन फॉर्म हो सकता है, मान लेते हैं कितना 14 ही मान लेते हैं कि 14 डिग्री कोण पर स्थित है। कितना डिग्री कोण पर, 14 डिग्री कोण पर। जो 14 डिग्री कोण पर स्थित है तो सबसे निकालेंगे 360 बटा 14 निकालेंगे तो भाग लाएंगे तो 14 दूना 28 बचे कितना 8, 14 दूना 28। 360 में जो है आप 14 से भाग लगाएंगे, आप 14 दूना 28 बचेगा 8, यह बचेगा 0, 14 पचे 70, यह हो गया 0 1, फिर डेसिमल हम देंगे तो यह 0 हो जाएगा और 14 छक 40, 14 से 98 हो जाएगा, या फिर बचेगा 2, तो यह आ जाएगा आपको 25.7। तो जब भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि पॉइंट के आफ्टर, पॉइंट के क्या चीज़ बाद, अगर यह 5 से प्लस होगा तो 1 इंक्रीज कर देंगे और 5 से जो है अगर माइनस होगा डेसिमल का आफ्टर जो वैल्यू होगा तो उतना ही वैल्यू लेंगे, प्रतिबिंब की संख्या बनेगा हमारा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 25.7 है, 25 कितना है 7, तो 25.7 है तो 5 से प्लस है डेसिमल के आफ्टर वैल्यू, तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या जो बनेगा वह कितना बनेगा 26 बनेगा। कितना बनेगा 26। तो इस तरह से जो है दो समतल दर्पण के अगर एक दूसरे थीटा कोण पर स्थित होगा उसके बीच प्रतिबिंब कितना बनेगा तो आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स आपका जो है जो दर्पण था 2 टाइप का था। पहला हम समतल दर्पण पढ़ लिए और हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर में क्या चीज, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण मतलब जिसका जो है परावर्तक सतह कैसा हो, गोलीय होगा। परावर्तक सतह गोलीय होगा। परावर्तक सतह कैसा होगा, गोलीय होगा। तो वही जो है दर्पण होगा क्या चीज, गोलीय दर्पण। हम जो है पढ़ेंगे सबसे पहले गोलीय दर्पण का जो प्रकार, इसके बाद इसका जो है विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे लोग। गोलीय दर्पण जो होता है 2 तरह का होता है स्टूडेंट्स। 1 मिनट थोड़ा मार्कर ढूंढ लेते हैं। गोलीय दर्पण कितना तरह का होता है, 2 तरह का। सबसे फर्स्ट जो होता है
वह होता है आपका अवतल दर्पण, और सेकेंड होता है उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो गोलीय दर्पण कितने तरह का? दो तरह का, एक अवतल और क्या चीज उत्तल। तो हम अवतल दर्पण मतलब कहने का अर्थ है कुछ इस तरह से, यह परावर्तक सतह, कैसा है? परावर्तक सतह। उत्तल दर्पण मतलब कुछ इस तरह से, इसका अपोजिट कर लेंगे आप। तो यह परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है। परावर्तक सतह कहाँ होगा? अंदर की ओर। और इसमें परावर्तक सतह कहाँ होगा? बाहर की ओर। तो परावर्तक सतह एक अंदर की ओर होगा और एक कहाँ की ओर होगा? बाहर की ओर होगा। तो जो अंदर की ओर होगा उसे अवतल दर्पण कहेंगे, जो बाहर की ओर होगा उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। और दर्पण के जो प्रमुख जो शब्द है, जो इंपॉर्टेंट है इसमें जो है यूज किया जाता है वर्ड, उस वर्ड के बारे में पढ़ने का हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग, इसको डस्ट कर लेते हैं, इरेज करते हैं। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण शब्द या परिभाषा भी उसी का हम पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट जो बारी आता है आपका, एक बार हम लोग जो है गोलीय दर्पण बना लेंगे। यह दर्पण ही ले लेते हैं हम। तो इसका गोला वाला टाइप कुछ इस तरह से होगा। इस टाइप से इसका गोला होगा। यह इसका परावर्तक सतह यहाँ से यहाँ तक ही है परावर्तक सतह जनरली, यह एम और यह क्या चीज़ एन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले आता है बारी हमारा जो है द्वारक। किसका बारी आता है? द्वारक। तो जो भी जो है दर्पण होता है, दर्पण जितना लंबाई होता है, दर्पण का जो है लंबाई, ये इतना ही दूरी का लंबाई है। तो हम अगर इतना ही दूरी तक का लेते हैं हम लोग जो है दर्पण, यानी एम से लेकर एन तक, एम से लेकर एन तक का डिस्टेंस का, तो जितना हमारा लंबाई होगा वही हमारा जो लंबाई होगा हमारा द्वारक। तो दर्पण का प्रभावी लंबाई, दर्पण का जो प्रभावी लंबाई होता है, उस प्रभावी लंबाई को मतलब जितना दूर तक इसका परावर्तक सतह होता है उसी को हम कहते हैं कैसे? दर्पण का द्वारक कहते हैं। दूसरा नंबर बारी आता है हमारा वक्ता केंद्र का, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जनरली आप देख रहे हैं कि यह जो वृत्ताकार पार्ट है, तो वृत्ताकार पार्ट का जो एक केंद्र होगा, जहाँ से जो है इसके विभिन्न सभी जगह की दूरियाँ क्या होगा? समान होगा। जैसे आप वृत्त पर हैं, वृत्त का जो है जो होता है भाग, इसका केंद्र होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होता है? त्रिज्या होता है। उसी तरह यहाँ पर तो वक्रता केंद्र जो है, जो सेंटर पॉइंट है या सी, तो एक जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण जिस भी खोखले गोले का बना होगा, जो गोला होगा, उसका जो सबसे सेंटर पॉइंट जो बीच वाला होगा, जो केंद्र होगा, उस केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे? वक्ता केंद्र कहेंगे। जो खोखले गोले के केंद्र को, 1 मिनट से स्टूडेंट्स, खोखले गोले के केंद्र को हम लोग कहेंगे क्या चीज़? वक्ता केंद्र। इसका आप जो है नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के लिए आप जो है जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे आपको ये प्रिंटेड जो आपको जो नोट्स मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट आता है क्या आपको स्टूडेंट्स देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आता है आपका ध्रुव, पोल।
जैसा कि देखिए स्टूडेंट्स, जो दर्पण का जो प्रभावी लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो प्रभावी लंबाई का जो मध्य बिंदु होगा, प्रभावी लंबाई क्या होगा, मध्य बिंदु, तो उस मध्य बिंदु को हम लोग कहेंगे क्या, ध्रुव या P। तो केंद्र को जो सूचित किया जाता है वह C से, कैपिटल C से, याद रखेंगे आप। ध्रुव मतलब जो है प्रभावी लंबाई के मध्य बिंदु को, प्रभावी लंबाई के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपको जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप जो देखें स्टूडेंट्स, जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जो है आपका जो पोल होगा वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, सेंटर पॉइंट से जो है पोल तक का क्या चीज़, डिस्टेंस। तो सेंटर पॉइंट से जो पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस हमारा होता है क्या चीज़, आर। वही डिस्टेंस हमारा क्या होता है, आर। आर मतलब रेडियस, रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो कर्वेचर है इसका जो रेडियस होगा वही होगा हमारा क्या, वक्रता त्रिज्या। तो कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से पी तक का डिस्टेंस, मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुवता के बीच का दूरी। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव तक के बीच का दूरी, तो यही होगा हमारा जो है वक्रता त्रिज्या। इसको सूचित करें किसी से, कैपिटल आर से। तो यह हो गया स्टूडेंट्स आपका द्वारक, वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता क्या चाहिए, त्रिज्या। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप, और फिर नेक्स्ट इसका जो है पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। वक्रता त्रिज्या के बाद आता है हमारा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष में क्या होगा, प्रधान अक्ष में जो है इसको और इसको मिलाने वाला जो लाइन होगा, इसको किसको, यह C और P को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसी को हम लोग कहेंगे क्या, प्रधान अक्ष। C एवं P को मिलाने वाला जो लाइन होगा उस लाइन को क्या कहेंगे, अक्ष को हम प्रधान अक्ष कहेंगे। अगला बारी होगा हमारा जो है फोकस का, मुख्य फोकस का। मुख्य फोकस मतलब कहने का अर्थ हो कि इसको हम जो है आगे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, कि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के जो है समानांतर आया, प्रधान अक्ष के क्या आया, समांतर। प्रधान अक्ष के समांतर आने के बाद जो दर्पण पर आपतित हुआ, और आपतित होने के बाद यहाँ से परावर्तन होगा, फिक्स है। तो परावर्तन होने के बाद, परावर्तन होने के बाद यह जो है फिक्स है कि जो है यहाँ से कहीं गुजरेगा, कहीं से या कहीं से गुजरेगा। तो इस प्रधान अक्ष के जिस भी बिंदु पर यह कट करेगा, परावर्तन होने के बाद जो है प्रधान अक्ष के जिस भी बिंदु पर क्या करेगा, कट करेगा, तो उस बिंदु को ही हम लोग कहेंगे क्या चीज, मुख्य फोकस कहेंगे। कहाँ से, प्रधान अक्ष के समानांतर आने के बाद। तो आप लिख सकते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर आने के बाद, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कह सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद प्रकाश जब किसी प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटता है या काटता हुआ प्रतीत होता है, तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, मुख्य फोकस कहते हैं।
अगला बारी आता है हमारा मुख्य फोकस को हम जो है सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एफ से। अगला बारी आता है हमारा फोकस दूरी का। किसका? फोकस दूरी का, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है हमारा जो है मुख्य फोकस और यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी, मतलब एफ एवं पी तक का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? फोकल दूरी। और इसको जो सूचित किया जाता है स्मॉल एफ से। किसी से? स्मॉल एफ से। तो आप इसका कैसे कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग पढ़ें जो है दर्पण, दर्पण का प्रकार, दर्पण समतल दर्पण, समतल दर्पण का गुण, और साथ में जो है अवतल, जो गोलीय दर्पण था उसका प्रकार, अवतल और क्या चीज? अवतल। तो और साथ में गोलीय दर्पण में कौन कौन से भाग होता है उसके बारे में पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो है केन आरेख और उसका जो है जो रूल है किनारे खींचने का नियम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर कीजिएगा। थैंक्स।